प्रिय साथियों, अपना दोस्त जी की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, बिना वक्त दिए कुछ भी हासिल नहीं होता है। आइए इस वीडियो में रीतिकालीन कवियों के अंतर्गत चिंतामणि त्रिपाठी, प्रताप शाही और कवि पद्माकर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आज है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म 1609 ईस्वी तिकवामपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1680 ईस्वी में हुआ। चिंतामणि त्रिपाठी का अन्य नाम मणिमाल भी था। इनकी रचनाएं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है चिंतामणि त्रिपाठी की। कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, इसके अलावा अन्य रचनाएं कृष्ण चरित, काव्य प्रकाश, कविता विचार, रामायण और रामाश्वमेध भी है। महत्वपूर्ण रचनाएं रस विलास, छंद विचार पिंगल, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी की है और काव्य विवेक। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। रस विलास, इसकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी, धनंजय के 10 रूपक तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर हुई है। तो रस विलास चिंतामणि त्रिपाठी की है। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी ये इनकी मौलिक रचना नहीं है। यह आंध्र प्रदेश के संत अकबर शाह द्वारा संस्कृत में रचित श्रृंगार मंजरी का ब्रज भाषा पद्य में अनुवाद है। छंद विचार पिंगल, छंदों की विवेचना है। कृष्ण चरित्र का वर्णन है। ये मकरंद शाह के आश्रय में लिखी गई थी। छंद विचार पिंगल चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कवि कुल कल्पतरु। तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, इसका रचना काल 1650 ईस्वी है। सभी काव्यांगों की विवेचना इसमें है। आधार ग्रंथ की बात करें तो कवि कुल कल्पतरु के आधार ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जो मम्मट का है, प्रताप रुद्र यशोभूषण, जो विद्याधर का है, रस मंजरी और रस तरंगिणी भानुदत्त की रचनाएं हैं, और श्रृंगार मंजरी अकबर शाह की है। इन सभी को आधार बना करके चिंतामणि त्रिपाठी ने कवि कुल कल्पतरु की रचना की थी। चिंतामणि के संदर्भ में आलोचकों के मत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं चिंतामणि केशवदास के बाद रीतिकाल के दूसरे बड़े आचार्य हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा को देखते हुए इनकी भाषा विशुद्ध दिखाई देती है। वर्णन की प्रणाली मनोहर है। वास्तव में ये एक उत्कृष्ट कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के बारे में कहा है। तो ये याद रखना है कि दूसरे बड़े आचार्य यानी केशवदास के बाद रीतिकाल के दूसरे बड़े आचार्य हैं। ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। चिंतामणि के संदर्भ में अगला कथन रामचंद्र शुक्ल का है। महत्वपूर्ण है ये। हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि त्रिपाठी से ही माना था। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आते। वे वास्तव में कवि थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे, किंतु चिंतामणि इनसे अलग दिखाई देते हैं। तो आचार्य की कोटि में नहीं आते और चिंतामणि अलग है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। तो सच्चे कवि हृदय की झलक, कभी कभी वे सरसता में अपने छोटे भाई मतीराम से होड़ करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सच्चे कवि हृदय की झलक हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आचार्य की कोटि में नहीं आते, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है।
और अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, ये भी रामचंद्र शुक्ल का है। अगले कवि है प्रताप शाही। ऋतिबद्ध कवियों में अगले कवि है प्रताप शाही। इनका रचना काल 1823 से 1843 ईस्वी के बीच रहा है। शुक्ल के अनुसार आश्रयदाता राजा विक्रम शाही, जो चरखारी बुंदेलखंड के शासक थे, विक्रम शाही। शिव सिंह के अनुसार प्रताप शाही ओरछा नरेश छत्रसाल के आश्रय में भी रहे थे। प्रताप शाही की प्रसिद्ध रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी, रत्न चंद्रिका, अलंकार चिंतामणि। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी मोस्ट है, रत्न चंद्रिका, अलंकार चिंतामणि, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विलास, जुगल नक्सिक भी है। राम सीता का नक्सिक वर्णन है जुगल नक्सिक में। व्यंग्यार्थ कौमुदी नायिका भेद, रस एवं ध्वनि की विवेचना है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की है। इनके संदर्भ में आलोचकों के कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रीतिकाल के अंतिम कवियों में प्रताप शाही उल्लेख योग्य है, क्योंकि इनकी रचनाओं में सफाई और सरसता दोनों का योग है। तो रीतिकाल के अंतिम कवियों में प्रताप शाही का उल्लेख योग्य है, क्योंकि इनकी रचनाओं में सफाई और सरसता दोनों का योग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतिकाल का अंतिम कवि प्रताप शाही को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, प्रताप शाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी में नायिका भेद तथा ध्वनि का व्यापक समालोचन हुआ है। वैसा रीतिकाल के अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, रस परिपाक और व्यंग्य की दृष्टि से प्रताप शाही का काव्य विशिष्ट है। प्रताप शाही के उपरांत रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष नहीं मिलता है। रामचंद्र शुक्ल। ज्यादा से ज्यादा कथन देखने पर ही उस टॉपिक की आपको गहन जानकारी प्राप्त होगी और परीक्षा में वर्तमान नए पैटर्न के अंदर कथन पे प्रश्न ज्यादा बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है प्रताप शाही के बारे में, इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि ये बराबर एक समान चलती है, उसमें कहीं भी कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा नहीं है। हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष बहुत बड़ा कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल। तो बड़ा भारी गुण, कृत्रिम आडंबर, इस प्रकार की शब्दावली है तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है, हम आचारित्व और कवित्व दोनों के रूप में एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं, तो मतीराम, श्रीपति और भिखारी दास से ये कुछ भी सी ठहरते हैं। रामचंद्र शुक्ल। तो कुछ भी सी ठहरते हैं रामचंद्र शुक्ल। कृत्रिम आडंबर वाला भी रामचंद्र शुक्ल का था। एक और कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का प्रताप शाही के बारे में, रीतिकाल में जिन कवियों ने आचारित्व का ठीक से निर्वाह किया तथा लक्षणों के साथ मौलिक एवं सरस उदाहरणों का प्रयोग किया, प्रताप शाही उन आचार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ठीक से निर्वाह रामस्वरूप चतुर्वेदी, कुछ भी सी ठहरते हैं रामचंद्र शुक्ल। अगले रीतिबद्ध कवि है पद्माकर। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। पद्माकर अनेक आश्रयदाता राजाओं के पास में रहे थे, जिनमें सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, दत्तिया नरेश परीक्षित, जयपुर नरेश जगत सिंह, उदयपुर नरेश भीम सिंह और ग्वालियर नरेश दौलत राव जी सिंधिया के पास में पद्माकर रहे थे। पद्माकर की प्रसिद्ध रचनाएं हिम्मत बहादुर विरुदावली। विरुदावली, विरुदावली के अंदर किसी व्यक्ति के यश एवं प्रशंसा का वर्णन किया जाता है। पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है पद्माकर का। जगत विनोद प्रसिद्ध ग्रंथ है, 6 अध्याय है। तो जगत विनोद, नायिका भेद व 9 रसों की विवेचना जगत विनोद में की गई है। इसके अलावा कली 25, प्रताप सिंह विरुदावली, प्रबोध 50, भक्ति नीति ज्ञान और वैराग्य से संबंधित रचनाएं प्रबोध 50, गंगा लहरी, पद्माकर की रचना है गंगा लहरी,
राम रसायन वाल्मीकि रामायण पर कुछ दोहे चौपाई शैली में राम कथा के रूप में लिखे थे राम रसायन में। तो पद्माकर की रचनाएं हुई हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, कली पच्चीसी। ये मोस्ट रचना है पद्माकर की। पद्माकर के संदर्भ में आलोचकों के कथन, पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि है। महत्वपूर्ण तथ्य है, पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्यों के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर की ख्याति रीतिकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देती है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन। तो बच्चन सिंह रीतिकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देती है पद्माकर की ख्याति। तो ख्याति बच्चन सिंह, अंतिम प्रसिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले पद्माकर है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन, मतीराम के रसराज के समान पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठ हार रहा है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, इनकी भाषा में वो अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए, इनकी नहीं पद्माकर। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है, रामचंद्र शुक्ल। तो पद्माकर की और तुलसीदास की भाषा की तुलना रामचंद्र शुक्ल ने की है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। भाषा की शक्तियों पर अधिकार पद्माकर का, रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। ये पद्माकर के बारे में विशेष कथन थे। तो इस वीडियो में अपन ने 3 कवियों को विस्तार से पढ़ा। अभी शेष रसलीन, ग्वाल कवि, मत्तीराम जैसे महत्वपूर्ण कवि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेवे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर के हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।